है यूनिट 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, आइडेंटिफाई द वर्ड्स व्हिच आर ईदर ट्रू और फॉल्स। कौन सा गलत है कौन सा सही आपको पहचानना है, ठीक है। सो VMG इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ प्लानिंग। VMG क्या होता है? VMG क्या होता है? VMG इज विजन, मिशन एंड गोल्स, ठीक है। क्या होता है VMG? विजन, मिशन और गोल्स। तो विजन क्या होता है? विजन, मिशन और गोल्स क्या होते हैं मैं करवा चुकी हूँ आपको। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का विजन होता है कि वो अपने आप को फ्यूचर में क्या देखना चाहता है, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू फ्यूचर। फ्यूचर में वो क्या बनना चाहता है, फ्यूचर में का उसका इमेज क्या है, हाउ इट वांट्स टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ इन फ्यूचर, ठीक है। मिशन क्या होता है? मिशन होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों एस्टैब्लिश हुआ है, व्हाट इज द पर्पस, रीजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन के एस्टैब्लिश होने का, वो होता है मिशन। और गोल्स क्या होता है? गोल्स तो आपको पता है स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं, दैट प्रॉफिट इतने % अचीव करना है इस साल, ऑर्गेनाइजेशन को टॉप 100 में लाना है, या फिर एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए इतनी सारी एक्टिविटीज करनी है, वो सारे गोल्स में आते हैं, ठीक है। तो VMG इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ प्लानिंग, बिल्कुल सही बात है। जब तक हमारे पास VMG नहीं होगा, विजन, मिशन और गोल्स नहीं होगा, हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं होगी। प्लानिंग का स्केलेटन है VMG, ठीक है। प्लानिंग आर एंड कंट्रोलिंग आर सेपरेबल, बिल्कुल गलत। जैसे जो भी हम प्लान बनाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसी हिसाब से हम कंट्रोल चेक्स पे लगाएंगे कि विजन में और मिशन में और गोल्स में हमने जो जो सोचा था उसके अकॉर्डिंग टाइमलाइन पे वो अचीव हो रहा है कि नहीं, और नहीं हो रहा है तो हम जाके करेक्ट करेंगे, ठीक है। ये क्या है? गलत है। पॉइंट नंबर C, प्लानिंग पीरियड इज क्रूशियल बोथ फॉर रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक पर्पस, बिल्कुल सही है। जो भी हमने प्लान किया होता है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि हर दिन वो डेडलाइन या वो टाइमलाइन फुलफिल हो रहा है कि नहीं, और हमारी स्ट्रेटेजी जो भी हमने डिसाइड की है उस हिसाब से सब कुछ चल रहा है कि नहीं। तो ये बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर D देखते हैं कि कमिटमेंट प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग इम्प्लाइज दैट लॉन्ग रेंज प्लानिंग इज नॉट रियली प्लानिंग फॉर फ्यूचर डिसीजन बट रादर प्लानिंग फॉर फ्यूचर इम्पैक्ट ऑफ टुडेज डिसीजन, बिल्कुल सही है। कमिटमेंट प्रिंसिपल प्लानिंग का क्या होता है कि जो लॉन्ग रेंज प्लानिंग होती है, that is not really planning for future decision but rather planning for future impact of today's decision। जो लॉन्ग रेंज प्लानिंग करते हैं उसमें हम लोग ये प्लान करते हैं कि जो आज हम डिसीजन लेंगे उसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो यही होता है कमिटमेंट प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग की लॉन्ग रेंज प्लानिंग में ये नहीं कहते कि हम 10 साल के बाद इतना ज्यादा प्रॉफिट अचीव करेंगे, जबकि ये होता है कि आज हम डिसीजन ले रहे हैं कि आज हम ऐसा काम करेंगे, आज हम अपने कंपनी के ऑपरेशंस को इतना इम्प्रूव करेंगे कि 10 साल के बाद इम्पैक्ट ऐसा पड़े कि हमारा प्रॉफिट 50% इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इट इज। तो ये बिल्कुल सही है। और E क्या है? प्लानिंग इज टॉप मैनेजमेंट प्रेरोगेटिव एंड देयरफॉर नॉट ऑल परवेसिव, बिल्कुल गलत है। प्रेरोगेटिव क्या होता है? मतलब एक्सक्लूसिव राइट को प्रेरोगेटिव कहते हैं कि किसी पर्सन के पास जो एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव अधिकार मिले होते हैं उसको प्रेरोगेटिव कहते हैं। तो प्लानिंग इज टॉप मैनेजमेंट प्रेरोगेटिव, चलो ये तो सही है कि प्लानिंग का जो भी काम है मोस्टली कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट करता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। एंड देयरफॉर नॉट ऑल परवेसिव, ये गलत है। परवेसिव मतलब कहाँ का इंक्लूडेड है, कहाँ पर वो घुसा हुआ है, कहाँ तक उसकी परछाई है, ठीक है। तो देयरफॉर नॉट एट ऑल परवेसिव बिल्कुल गलत है। प्लानिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे परवेसिव है, टॉप लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल, हर इंसान जितना भी एम्प्लॉय है, हर एम्प्लॉय तक प्लानिंग का इफेक्ट पड़ता है, हर एम्प्लॉय का काम प्लान को इफेक्ट करता है। तो ये वाला सेंटेंस बिल्कुल गलत है। तो गलत क्या क्या हो जाएगा? B और E गलत है और A, C और D करेक्ट है। तो हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 1 आंसर। A, C, D आर ट्रू एंड B and A आर फॉल्स, ठीक है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन कंट्रोल प्रोसेस इन मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई दोज आर विच आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कंट्रोल प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो प्लान सेट्स द यार्ड स्टिक अगेंस्ट विच मैनेजमेंट डिवाइस कंट्रोल, बिल्कुल सही है। प्लान क्या करता है? प्लान एक यार्ड स्टिक रखता है, ठीक है, एक मार्क रहता है। यार्ड स्टिक में क्या है? मार्क रहता है कि इतने दिनों तक ये फिर ये अचीव करना है। यार्ड स्टिक अगेंस्ट द मैनेजर डिवाइस कंट्रोल, बिल्कुल सही है, ठीक है।
उसके बाद देयर आर मल्टीपल स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। बिल्कुल सही है। जब हम प्लानिंग करते हैं तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग स्टैंडर्ड बनाते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ये अचीव करना है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को इतने लोगों को ट्रेन करना है, इतने लोगों को हायर करना है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट में इतना % एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं और जिसके अगेंस्ट बहुत सारा मेजरमेंट करते हैं अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे। बिल्कुल सही है। ए सही है, बी सही है, सी क्या है? देयर आर नो इंटरनल मैकेनिज्म फॉर करेक्शन ऑफ डेविएशन एंड सो कंट्रोल इज डन ओनली एट एंड। ये तो आपको पता है, बहुत ही ज्यादा गलत स्टेटमेंट है, ये बहुत ज्यादा गलत स्टेटमेंट है। देयर इज इंटरनल मैकेनिज्म फॉर करेक्शन ऑफ डेविएशन एट एवरी एंड। जहां जहां भी डेविएशन से हम अलग हमारा रिजल्ट रहता है, ठीक है। डेविएशन अगर रहा कि 10 लोगों की हायरिंग करनी है, हम 9 लोगों को ही हायर कर पाए हैं, तुरंत 1 लोगों को और हायर करेंगे, ठीक है। और हमारा अगर डेविएशन हुआ कि हमारा परफॉर्मेंस 10% इंक्रीज होना चाहिए, 80% परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ है, तुरंत हम देखेंगे कि क्यों नहीं इंक्रीज हुआ 2% और परफॉर्मेंस। तो देयर इज इंटरनल मैकेनिज्म फॉर करेक्शन ऑफ डेविएशन एंड कंट्रोल इज डन एट एवरी लेवल। कंट्रोल इज ऑल्सो परवेसिव, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। कंट्रोल हैज अ फीडबैक वैल्यू, बिल्कुल सही है। which may or may not have value for future planning, गलत। it जो फीडबैक वैल्यू होता है कंट्रोल का, it always has value for future planning। सपोज आज हमने देखा कि जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, अगर वो ज्यादा ऑपरेशन डिपार्टमेंट में सपोज कोई न्यू मशीन है तो वो न्यू मशीन पे लोग एफिशिएंट नहीं हो पा रहे हैं, तो इन फ्यूचर भी हमारे लिए होगा कि वो न्यू मशीन में लोगों को एफिशिएंट होने में टाइम लगता है, तो उसका फ्यूचर वैल्यू होता है। तो कोई भी फीडबैक होता है, आज हमने जो भी फीडबैक दिया उसका कुछ ना कुछ फ्यूचर वैल्यू हमेशा रहता है, ठीक है। तो इट इज नॉट दैट इट मे नॉट हैव वैल्यू फॉर फ्यूचर प्लानिंग, तो ये गलत हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर डी गलत है, हमारा आंसर हो जाएगा बस ए एंड बी आर राइट एंड सी एंड डी आर रॉन्ग, ठीक है। सो दिस इज ट्रू, point number 2 is true. Next, moving to question number 3. Applying VA-Grasnoff formula, how many direct group relation would occur in the span of control when the ratio of supervision is 1:6? बहुत बार UGC नेट में ये क्वेश्चन आता है। VA-Grasnoff का जो फॉर्मूला है बार बार UGC नेट में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली है क्या? तो ये फॉर्मूला बताता है, जब ये फॉर्मूला आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए, ठीक है। आपने नहीं पढ़ा है तो अभी आप पढ़ लीजिए। इसका फॉर्मूला ये है कि हाउ मेनी डायरेक्ट ग्रुप रिलेशन वुड अकर इन स्पैन ऑफ कंट्रोल व्हेन द रेशियो ऑफ सुपरवाइजर इज 1:6, ठीक है। सपोज एक बॉस है और वो बॉस जो है वो कितने लोगों को हैंडल कर रहा है? 6 लोगों को हैंडल कर रहा है, 1 2 3 4 5 और एक 6 लोगों को हैंडल कर रहा है, ठीक है। इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना है? 6। तो कितना डायरेक्ट ग्रुप रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो ग्रुप रिलेशन किसका? एक के साथ इन दोनों का बन सकता है, फिर इस पर्सन का ग्रुप रिलेशन इन दोनों के साथ बन सकता है, इस पर्सन का ग्रुप रिलेशन इन तीनों के साथ भी बन सकता है, इस पर्सन का ग्रुप रिलेशन इतने सारे लोगों के साथ बन सकता है, ठीक है। फिर इस पर्सन का ग्रुप रिलेशन इन दोनों के साथ बन सकता है। तो इस तरह बहुत सारे ग्रुप रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स। तो एक फॉर्मूला है गैरीकुना का फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ डायरेक्ट ग्रुप रिलेशन क्या है? इज इक्वल टू n into 2 to the power n minus 1, ठीक है। कभी कभी क्या रहता है 2 to the power n by 2 लिखा भी रहता है, ठीक है, प्लस n minus 1, ठीक है। ये है फॉर्मूला डायरेक्ट रिलेशन का, गैरीकुना फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारा क्या है कि जब रेट ऑफ सुपरविजन 1:6 है, ठीक है, मतलब n की वैल्यू क्या है? 6 है, ठीक है। n की वैल्यू 6 है, तो 6 into 2 to the power 6 minus 1 which is 5, ठीक है, प्लस n minus 1 is 5, ठीक है, इज इक्वल टू 6 into 2 to the power 5 is 32 plus 5 that is 37 is equal to 6 into 37, और 6 into 37 कितना होता है? 222, ठीक है। तो 6 into 37 is 222, तो there will be 222 डायरेक्ट ग्रुप रिलेशन। ये फॉर्मूला आप बिल्कुल ही कंठस्थ कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है, ये फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन आ जाता है, कुछ नंबर इधर उधर कर देते हैं, और इस बार कैलकुलेशन पे आया है तो इस दोबारा आ सकता है, ठीक है। यूजीसी नेट कॉन्सेप्ट रिपीट करती है, राइट, अपने पेपर में। हु कॉइन्ड द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन में इनफैक्ट आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आया था, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा तो आई थिंक 2017 में
4 पॉइंट्स दिए हुए थे और एक पॉइंट लिखा हुआ था कि लुइस डी ब्रांडिस कॉइन्ड द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट और आपको ट्रू या फॉल्स बताना था। तो देखिए उसी का क्वेश्चन यहाँ पर है। तो इसका लेसन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 1 महीना टाइम है आपके पास। इनफैक्ट मैं जब तैयारी कर रही थी तो मेरे पास टाइम नहीं था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का। स्टिल मैंने बहुत मुश्किल से विद इन आई थिंक इन 8 to 10 डेज मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे एंड इट रियली हेल्प। आपके पास 1 मंथ टाइम है, ठीक है, मतलब छोड़िए ही नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इससे ज्यादा गुरु मंत्र कोई है ही नहीं यूजीसी नेट में कोड 55 में अच्छा स्कोर करने का। तो हु कॉइन्ड द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट, आंसर होगा लुइस डी ब्रांडिस, ठीक है। तो देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में टेलर ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी थ्योरीज दी, आपको भी पता है हमें भी पता है। लेकिन अगर टर्म को कॉइन करने की बात आएगी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म कॉइन किसने किया है, किसने निकाला है ये टर्म, तो उसमें नाम आएगा लुइस डी ब्रांडिस का, ठीक है। ओके राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग मैनेजमेंट टेक्निक विद देयर प्रोपाउंडर्स। मैनेजमेंट टेक्निक को उनके प्रोपाउंडर से मैच करना है। प्रोपाउंडर मतलब कि किसने निकाला, किसने ये टेक्निक को इन्वेंट किया, ठीक है। तो एमबीओ एज ए सिस्टम ऑफ मैनेजरियल लीडरशिप। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। और एमबीओ किसने निकाला, जब भी ये पूछा जाएगा कि मैनेजमेंट की थ्योरी किसने बताई, तो उसमें नाम आता है किसका, जॉर्ज ऑडियर्ने का। ये आप हमेशा याद रखिए, नोट करते जाइए। जो भी पॉइंट जब भी आपको कोड 55 में नया मिले हमेशा नोट करते जाइए और उसे रिवाइज कीजिए, ठीक है। जॉर्ज ऑडियर्न, इन्होंने क्या किया था, एमबीए के बारे में बताया था। और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता क्या है, इसका होता क्या है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से अगर बताऊं कि आपको याद रह जाए, तो सपोज क्या होता है कि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में हमें कोई गोल मिलता है, ठीक है, कि सपोज 10 लोगों की टीम होती है और सबको बोला जाता है कि यू हैव टू कंप्लीट दिस वन बिग वर्क, कोई एक बड़ा सा काम कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वो 10 लोग जो रहते हैं वो अपने आप में खुद में टारगेट डिवाइड कर लेते हैं। वे 2 लोग मिलकर ये करो, 3 लोग मिलकर ये करो, 4 लोग मिलकर ये करो, सब लोग एक लोग ये करेगा। सब लोग आपस में अपना टारगेट डिवाइड कर लेते हैं कि हम ये काम को कैसे कंप्लीट करेंगे, कब तक कंप्लीट करेंगे। और हर किसी का इंडिविजुअल टारगेट रहता है, ठीक है। और हर कोई अपना मेंटर खुद होता है। हर किसी को के मन में एक आग रहती है कि नहीं हमें कंप्लीट करना है काम। एवरीबॉडी इज एंथुसियास्टिक और वो अपने टारगेट को कंप्लीट करते हैं और एज ए ग्रुप वर्क करते हैं। फिर क्या होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में कि हर किसी का अपना अपना टारगेट होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर काम में कोई कमी रह जाती है या काम टाइम से कंप्लीट नहीं होता है, तो फिर देखते हैं कि कौन पर्सन टाइम को कंप्लीट नहीं कर पाया, कौन पर्सन अपना इंडिविजुअल गोल अचीव नहीं कर पाया, कमी कहाँ रह गई, लीडरशिप और कैसा होना चाहिए था, ठीक है। तो दैट इज व्हाट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, कि हर किसी का ऑब्जेक्टिव रहता है और वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है कि नहीं इन अ ग्रुप, सब मिलकर काम करते हैं और हर कोई अपने आप को खुद भी देखता है कि मेरा जो पर्सनल गोल मैंने ये बनाया था इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। टोज से आपको कंफ्यूज है यही होना है, दैट इज ओनली स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। तो स्वॉट मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो इसके बारे में स्वॉट के बारे में यस किसने बताया था, स्वॉट के बारे में बताया था हाइंज विरिक ने स्वॉट के बारे में बताया था, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में आपको तो पता ही है, ऑसबॉर्न, ठीक, सबको पता है। और डेल्फी टेक्निक के बारे में ओलफ हेल्मर ने बताया था, ठीक है। अब जो जो नाम आपको नया पता चला है, अगर आपको डेल्फी टेक्निक के बारे में पता चला है ओलफ हेल्मर, आप याद कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है कि हु इन्वेंटेड डेल्फी टेक्निक, ऐसा क्वेश्चन भी सिंपल आ सकता है, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। एमबीओ अगर नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए जॉर्ज ऑडियर्न, बिल्कुल, ठीक है। कुछ भी नया इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आप उसे याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ कंपनी डिसाइड्स ऑन द फॉलोइंग रिक्रूटिंग यील्ड पिरामिड। रिक्रूटिंग यील्ड पिरामिड के बारे में हमने पढ़ा था एचआरएम में। रिक्रूटिंग यील्ड पिरामिड क्या होता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस तो बहुत सारे आते हैं, ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे कम होते, इंटरव्यू के लिए कम शॉर्टलिस्ट होते हैं, उसके बाद फिजिकल में कुछ रिमूव हो जाते हैं, उसके बाद फिर लास्ट में भी कुछ लोग रिमूव हो जाते हैं और लास्ट में बहुत हैंडफुल ऑफ लोग बचते हैं जिनको जॉब मिलती है, राइट है। यही है रिक्रूटिंग यील्ड पिरामिड। तो रेशियो ऑफ ऑफर्स टू एक्चुअल न्यू हायर्स इज 2:1 वेयर न्यू हायर विल बी 50, ठीक है। तो यहाँ पर एक हिंट दे दिया है कि
रेशियो ऑफ एक्चुअल हायर टू न्यू हायर 2:1 है, और 2:1 रेशियो में जो न्यू हायर है वो 50 होंगे, ठीक है। ऑफर्स टू एक्चुअल न्यू हायर, तो इतने लोगों को ऑफर मिला है और इतने लोग न्यू हायर है, मतलब 50 लोग अगर न्यू हायर है तो 50 इज रेफरिंग टू 1, तो दो है, मतलब 100 लोगों को ऑफर मिला है। कितने लोगों को ऑफर मिला है? 100 लोगों को ऑफर मिला है, ठीक है। द रेशियो ऑफ कैंडिडेट इंटरव्यूड फॉर ऑफर इज 3:2, तो 100 लोगों को ऑफर मिला है, तो कैंडिडेट को कितने लोगों को इंटरव्यू किया हुआ होगा? यहाँ पे हो जाएगा 150, 3:2 है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ कैंडिडेट इंटरव्यूड फॉर ऑफर्स इज 3:2, रेशियो ऑफ कैंडिडेट इनवाइटेड फॉर इंटरव्यूज टू कैंडिडेट इंटरव्यूज इज 4:3, रेशियो ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द कैंडिडेट अप्लाइड इज 1:6, ठीक है। तो सबसे पहले कि 6 लोगों ने अप्लाई किया था तो 1 लोगों को कॉल किया, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। 6 लोगों ने अप्लाई किया था, हमें क्या निकालना है? हाउ मेनी एप्लीकेंट्स द कंपनी हैव जनरेटेड। तो सबसे पहले 6 लोगों ने अप्लाई किया था, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि यहाँ पे इस लोअर लेवल पे कितने लोग थे, मतलब कितने लोगों ने अप्लाई किया था। तो ये सारा मल्टीप्लाई करते जाइए, ठीक है। इस टू इंटू 4/3 इंटू 3/2 इंटू 2/1 इंटू ये जो एक्चुअल हायर कितने हैं 50, हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये 50 ही है हमारे एक्चुअल न्यू हायर, ठीक है। और उसके बाद इस तरीके से रेशियो रन कहा किया है, या फिर आप इधर ऐसे भी जाएंगे कि ये दिस 1 नंबर इज 50, 1 इज रेफरिंग टू 50, तो 2 हो जाएगा 100, दैट मीन्स द नंबर ऑफ ऑफर इज गिवन टू 100 पीपल। फिर रेशियो ऑफ कैंडिडेट इंटरव्यूड फॉर ऑफर्स इज 3:2, मतलब कि 150 लोगों को इंटरव्यू किया गया है। उसके बाद देखिए द रेशियो ऑफ कैंडिडेट इनवाइटेड फॉर इंटरव्यू टू कैंडिडेट्स इंटरव्यूड इज 4:3, मतलब कि if 3 is referring to 150, मतलब 200 लोगों को बुलाया गया है। फिर 200 into 6, तो 200, यहाँ पे आ गया 200, फिर 200 into 6, तो 1200, तो यू आर गेटिंग आंसर 1200। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर आएगा क्या? 1200। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये 50 है, 50 इज रेफरिंग टू 1, ठीक है, मतलब 2:1 है, तो यहाँ पर 100 है, तो दिस 100 इज रेफरिंग हियर टू 2, 2x is 100, तो 3x will be 150, ठीक है। तो this 3x is here, this 3x is here, तो 4x will be 200, and this 4x is here, तो 6 will be, मतलब 1:6 थे, तो 4 200 था, 1:6 थे, तो फिर 6 से 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1200 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट, ओके, करेक्ट। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7. Please choose the correct answer from the following. Piece weight is calculated as piece weight के बारे में मैंने बताया था। piece weight मतलब क्या होता है कि कोई आप एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो तो उस पर आपको पैसा मिलता है, ठीक है। कितने नंबर ऑफ आउटपुट आपने प्रोड्यूस किया, नंबर ऑफ आउटपुट पे होता है, नंबर ऑफ आउटपुट पे होता है। और टाइम वेस्ट किस पे होता है? टाइम वेस्ट होता है नंबर ऑफ आवर्स वर्क, नंबर ऑफ आवर्स वर्क इस पर होता है, इनटू जितना भी वेज होगा, वेज रेट होगा वो। तो नंबर ऑफ आउटपुट मतलब नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस यहाँ पर भी है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस यहाँ पे भी है। तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट, मतलब कि आपने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है और हर यूनिट का रेट कितना है, ये बताता है पीस वेज, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर आवर तो इसमें आता है, टाइम वेज में आता है, ठीक है, कि नंबर ऑफ आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर, ठीक है, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Examine the following statement about grievance handling and identify the ones which are true. Grievance handling के बारे में हमें देखना है और बताना है कौन सा सही है। तो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस adopted the code of discipline which embodies the model grievance procedure. बिल्कुल सही, मैंने कितनी बार बताया है। कोड ऑफ डिसिप्लिन, जीएल नंदा का नाम आता है इसमें, ठीक है, जीएल नंदा का नाम आता है। और कोड ऑफ डिसिप्लिन किस पे बेस्ड था? गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड था, गांधीयन प्रिंसिपल पे, ठीक है, ओके, गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। और कोड ऑफ डिसिप्लिन इट एम्बॉडीज मॉडल ग्रीवियंस प्रोसीजर, ठीक है। और भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कोड ऑफ डिसिप्लिन के बारे में?
कि कोड ऑफ डिसिप्लिन अडॉप्ट कब किया गया था, कब अडॉप्ट किया गया था कोड ऑफ डिसिप्लिन? आपको याद होना चाहिए 16th सेशन ऑफ ILC कहाँ हुआ था? नैनीताल में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1958। यहाँ पर कोड ऑफ डिसिप्लिन को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, इतना आपको डेटा हमेशा, जब भी आपको दिखे कोड ऑफ डिसिप्लिन, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? GL नंदा जी ने फैसिलिटेट किया था बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल, और ये सारा डेटा। ठीक है, माइंड में फ्लैश हो जाना चाहिए। ठीक, फिर द मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर अडॉप्टेड अ टाइम बाउंड स्टेप लैडर सिस्टम। बिल्कुल सही है, मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर टाइम बाउंड बताता है कि 2 दिन में अगर HOD ने नहीं रिप्लाई किया तो उसके सीनियर लेवल पे जाओ, वहां भी नहीं रिप्लाई किया तो फिर उसके सीनियर लेवल पे जाओ। तो एक टाइम बाउंड लैडर सिस्टम है, करेक्ट है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 हैज प्रोवाइडेड अ ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी मेकिंग प्रोविजन फॉर हैविंग ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही है, हमारा आईडी एक्ट बताता है ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के लिए। नेक्स्ट, सेकेंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर रिकमेंड्स फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ ग्रीवेंस कमेटी इन एवरी एस्टेब्लिशमेंट। ये भी बिल्कुल सही है, जो हमारा सेकेंड नेशनल कमीशन है वो बताता है कि ग्रीवेंस कमेटी होनी चाहिए सारे एस्टेब्लिशमेंट में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ABCD, सारा कुछ इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मैच लिस्ट A विथ लिस्ट B। ओके, ठीक है, तो देखते हैं इसमें। इस क्वांटिटेटिव मेथड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड है डिमांड फोरकास्टिंग का। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट, क्वालिटेटिव मेथड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। ओके, फिर क्वांटिटेटिव मेथड फॉर फोरकास्टिंग सप्लाई, राइट। देखिए, सप्लाई के लिए तो मार्कोव एनालिसिस होता है, हमें पता है, मैंने पढ़ाया है आपको। अगर सप्लाई फोरकास्ट करना है तो वी डू मार्कोव एनालिसिस। ठीक है, उसके क्वांटिटेटिव, इट इज क्वांटिटेटिव आल्सो, राइट। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव मेथड फॉर फोरकास्ट सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। और जब क्वालिटेटिव मेथड हमें देखना है किसके लिए? सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक, तो एक चीज तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि देयर इज सम मिस्टेक, आई थिंक डेल्फी टेक्निक और मैनेजरियल जजमेंट है, एंड देन वी हैव स्किल इन्वेंटरी, राइट। तो क्या क्या होना चाहिए? क्वालिटेटिव मेथड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग हमने पढ़ा है, व्हाट वी हैव रेड। डेल्फी मेथड में क्या होता है? एक्सपर्ट्स होते हैं, वो लोग डिस्कस करते हैं आपस में और बताते हैं कि डिमांड कितना होना चाहिए। तो क्वालिटेटिव मेथड है डेल्फी मेथड डिमांड के लिए, और मार्कोव एनालिसिस है क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है, तो ये दोनों तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, उसके बाद क्या होगा? क्वालिटेटिव मेथड फॉर सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हमारा किस पर डिपेंड करेगा? स्किल इन्वेंटरी। ठीक है, सप्लाई मतलब हमें बाहर से ह्यूमन रिसोर्स, मतलब सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें देखना है कि हमारी स्किल की इन्वेंटरी कितनी है। जितनी हमारी स्किल की इन्वेंटरी होगी उसी के हिसाब से हम सप्लाई करेंगे ह्यूमन रिसोर्स का। ठीक है, स्किल की कितना स्किल्स हमें चाहिए, कौन कौन सा स्किल्स हमें चाहिए, ठीक है, वो सारा हम चेक करेंगे। तो वो बिल्कुल यहाँ पर सही है। और क्वांटिटेटिव मेथड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, तो ये भी हमने पढ़ा है। मैनेजरियल जजमेंट इसका होता है, टॉप डाउन अप्रोच होता है और बॉटम अप अप्रोच होता है, और ये क्वांटिटेटिव मेथड होता है डिमांड फोरकास्टिंग का। यहाँ पे हमने पढ़ा था 2 मेथड होता है, टॉप डाउन और बॉटम अप, और उन सबको देख करके हम डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। तो ये हमारा मैचिंग बिल्कुल सही है और हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 1। कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, when the head of personal department reports directly to the corporate head with different functional head representing personal administration, ठीक है, with different functional head representing personal administration, industrial relation and labor welfare reporting to him. The nature of personal department is, the nature of personal, तो personal department का जो head है वो कॉर्पोरेट को रिपोर्ट कर रहा है, कॉर्पोरेट हेड को रिपोर्ट कर रहा है, और पर्सनल डिपार्टमेंट को बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन वाले, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन वाले और लेबर वेलफेयर वाले। तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्लिट फंक्शन।
इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। इंटीग्रेटेड नहीं होगा, एक्सटेंडेड नहीं होगा। जब बहुत सारे फंक्शन आकर के जुड़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन आके जुड़ रही है, मतलब स्प्लिट फंक्शन होगा, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन स्प्लिट है और इसमें आके जुड़ रही है। स्प्लिट फंक्शन और इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंटली वो कॉर्पोरेट हेड को कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है, बाकी सारे डिपार्टमेंट नहीं कर रहे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्प्लिट फंक्शन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, राइट। ओके, which of the following statement are true or false about a dyadic unit? ठीक है, देखते हैं। A dyadic unit is defined in terms of employee and supervisor. बिल्कुल सही। dyadic मतलब क्या होता है? दो, तो मतलब एक एम्प्लॉय हो गया और एक सुपरवाइजर हो गया। इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन, गाइडेंस, वो सब कुछ डिफाइन करता है कौन? डायडिक यूनिट। बिल्कुल सही है। द स्ट्रॉन्गर डायट वीकन ऑर्गेनाइजेशन लिंकेज। बिल्कुल गलत। जितना ज्यादा एम्प्लॉय और सुपरवाइजर के बीच में अच्छा रिलेशन होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, फेथ होगा, ट्रस्ट होगा, उतना अच्छा होगा ऑर्गेनाइजेशन लिंकेज। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। हेल्पिंग रिलेशंस इन अ डायड इज वन वे प्रोसेस ऑफर्ड बाय सुपरवाइजर। हेल्पिंग रिलेशनशिप जो होता है डायड में, जो एम्प्लॉयर है और सुपरवाइजर है, उसमें जो हेल्पिंग रिलेशनशिप होता है, क्या वो एक ही तरीके से होता है कि दोनों तरीके से होता है? दोनों तरीके से होता है। इट इज नॉट वन वे, इट इज टू वे। एम्प्लॉय सुपरवाइजर को हेल्प करता है और सुपरवाइजर भी एम्प्लॉय को हेल्प करता है। दोनों एक दूसरे के मेंटर होते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर ये गलत हो जाएगा। अ डायड विल प्रॉस्पर डिस्पाइट एब्सेंस ऑफ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन एन एम्प्लॉय एंड सुपरवाइजर। गलत। देखिए, डायड तभी प्रॉस्पर करेगा जब दोनों के बीच में ट्रस्ट का रिलेशनशिप रहेगा। बिना ट्रस्ट के रिलेशनशिप में डायड नहीं होगा। बिना ट्रस्ट के रिलेशनशिप में बस एक फॉर्मेलिटी रहेगी, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट होगा तो ये इट विल नॉट प्रॉस्पर, ये भी गलत हो जाएगा। तो ए इज ट्रू, बी सी डी इज फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट कॉम्पिटेंसी मैपिंग? ठीक है, कॉम्पिटेंसी मैपिंग मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंसी मैपिंग मतलब कि हर इंसान किसी ना किसी फील्ड में कॉम्पिटेंट होता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, किसी एम्प्लॉयज को एक्सेल आता है, किसी एम्प्लॉयज को सपोज C++ आता है, किसी एम्प्लॉयज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। तो हर किसी का कुछ ना कुछ अपना कॉम्पिटेंसी रहता है, और जिसका जिसका जो कॉम्पिटेंस रहता है उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को जो भी डिमांड रहेगी कि हाँ C++ के हमें 4 एम्प्लॉयज चाहिए, जावा के 4 एम्प्लॉयज चाहिए, तो उस हिसाब से मैपिंग करनी होती है। दैट इज व्हाट इज कॉम्पिटेंसी मैपिंग सिंपल लैंग्वेज में। तो इट लीड्स टू इंक्रीज्ड मैन पावर कॉस्ट। बिल्कुल गलत। कॉम्पिटेंसी, अगर आप करेक्टली कॉम्पिटेंसी मैपिंग करोगे तो आपका मैन पावर कॉस्ट जो है वो कम होगा, ठीक है, कम होगा, मैन पावर कॉस्ट बढ़ेगा नहीं, ठीक। केटर्स टू इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट पीपल फॉर परफॉर्मिंग वेरियस क्रिटिकल रोल्स। बिल्कुल सही। कॉम्पिटेंसी मैपिंग से क्या होता है कि बहुत सारे जो कॉम्पिटेंट पीपल होते हैं वो अवेलेबल होते हैं फॉर परफॉर्मिंग वेरियस क्रिटिकल रोल, ठीक है। लोगों का कॉम्पिटेंसी हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद जो क्रिटिकल रोल होता है उसमें लोगों को अवेलेबल करा देते हैं। बिल्कुल सही है। केटर्स टू डाउन साइजिंग एंड कॉन्सिक्वेंट नीड्स, ठीक है, केटर्स टू डाउन साइजिंग एंड कॉन्सिक्वेंट नीड्स। बिल्कुल सही है। ये देखिए, अगर अगर कुछ एक्स्ट्रा एम्प्लॉय है, जैसे कि मान लीजिए C++ के हमें एक ही एम्प्लॉय चाहिए एंड वी हैव 10 एम्प्लॉयज, तो हम 9 एम्प्लॉयज को या तो फर्दर ट्रेन कर सकते हैं, या तो हमें डाउन साइज करना है तो हम कुछ 5 या 6 एम्प्लॉयज को डाउन साइज कर दिया, बाकी को ट्रेन कर दिए, कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाई इट हेल्प्स इन डाउन साइजिंग एंड कॉन्सिक्वेंट नीड्स। बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। बी सही है, सी सही है। अब डी देखते हैं। लीड्स टू रिड्यूस्ड मैन पावर कॉस्ट, ये तो सही है। एंड पास ऑन एडवांटेज टू द कस्टमर, ठीक है। रिड्यूस्ड मैन पावर कॉस्ट और एडवांटेज किसका होता है? अल्टीमेटली कस्टमर का होता है। हमें हमारा दाम कम लग रहा है तो हम अपने प्रोडक्ट का भी दाम कम रखेंगे, प्रोडक्ट का दाम कम रखेंगे तो कस्टमर को फायदा होगा। तो बी सी डी आर ट्रू एंड ए इज फॉल्स। पॉइंट नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, performance appraisal serves 4 basic organizational objective. Match basic organizational objective with the specific objective, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है कि उसमें 4 बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि यहाँ पर है, ठीक है, और उसको हमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से मैच करना है, ठीक। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक होता है, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है डेवलपमेंटल, कि डेवलपमेंट करना है। परफॉर्मेंस अप्रेजल किस लिए करते हैं? क्योंकि हमको डेवलपमेंट करना होता है किसका? एम्प्लॉयज का हमें डेवलपमेंट करना होता है। तो कैसे डेवलपमेंट करेंगे?
जब हम डेवलपमेंट करने के लिए हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल, डेवलपमेंट में हम इंडिविजुअल का डेवलपमेंट करते हैं ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल में एक एक को अप्रेज करते हैं, एक एक का डेवलपमेंट हम करते हैं और उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हर किसी का स्ट्रेंथ क्या है और हर किसी को कहाँ कहाँ डेवलप कराया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो भी होता है वो मोस्टली सैलरी का होता है। वो लोग अपना देखते हैं क्या किसको प्रमोट करना है, किसको डिमोट करना है, सैलरी कितनी इंक्रीज करनी है, वो सब कुछ देखा जाता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनेंस। तो ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनेंस में हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या डेवलपमेंट नीड्स है ना। ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन कर रहे हैं मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नीड्स को हम चेक करेंगे, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन को इतने परफॉर्मेंस में ऑर्गेनाइजेशन का काम चल रहा है या ऑर्गेनाइजेशन को और हाई परफॉर्मिंग पीपल चाहिए, तो वो सारा हम इसमें देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मेंटेनेंस में। और डॉक्यूमेंटेशन में सिंपल वही है, क्राइटेरियन फॉर वैलिडेशन ऑफ रिसर्च। तो बेस्ड ऑन दिस हमारा आंसर क्या है, पॉइंट नंबर 4, ठीक है, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मैच द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग लिस्टेड इन कॉलम ए विद द डिस्क्रिप्शन लिस्टेड इन कॉलम बी, ठीक है। बहुत ही मजेदार है ये, और ये भी मैंने पहले करवाया है, और ये भी बार बार आता है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। अब देखिए आइस ब्रेकर है, तो आइस ब्रेकर तो आपको पता होगा, आइस ब्रेकिंग सेशन होता है जिसमें हम लोग एक दूसरे को जानने पहचानने की कोशिश करते हैं जब लोग नए होते हैं तब। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 6 करेक्ट मैच हो रहा है, गेम्स टू गेट टू नो इच अदर, ठीक है, ओके। फिर होता है स्ट्रेटेजिक प्लानर। स्ट्रेटेजिक प्लानर यस, स्ट्रेटेजिक प्लानर में क्या होता है, हम प्लान करते हैं। स्ट्रेटेजी मतलब प्लान करना आगे के लिए प्लान करना कि भाई अब क्या क्या होगा स्ट्रेटेजिक प्लानर में। तो यहाँ पे देखिए हो रहा है गेम्स टू टेस्ट एबिलिटी टू प्लान अहेड, कि कौन कौन कितना अच्छा स्ट्रेटेजिक प्लानर है, किसको किसको कितनी प्लानिंग आती है। रोल रिवर्सल में क्या होता है, एम्प्लॉय जो है वो सुपरवाइजर का रोल ले लेता है और सुपरवाइजर एम्प्लॉय का रोल ले लेता है, ताकि दोनों एक दूसरे के चैलेंजेस को ठीक से समझ सके, ठीक है। तो ये रोल रिवर्सल का क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज टू टीच। सी का क्या होगा, सी का होगा यस, सी का हो सकता है। सी का हम ये कंसीडर कर सकते हैं, एक्सरसाइज टू टीच प्लूरैलिटी ऑफ व्यूज, ठीक है। मतलब दोनों का अलग अलग व्यूज होगा ना, एम्प्लॉय का सुपरवाइजर का अलग अलग व्यूज होगा, तो हम देखेंगे कि हम दोनों के व्यूज को समझने की कोशिश करेंगे रोल को रिवर्स करके, ठीक है। मिररिंग में क्या होता है, मिररिंग में मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि सीईओ है, ठीक है, और आपको भी सीईओ बनना है, तो आप क्या करते हैं कि आप मिरर करते हैं, आप देखते हैं कि वो कैसे जा रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे बात कर रहा है, किससे कैसे मीटिंग कर रहा है, कितने सारे लोगों से एक दिन में मिल रहा है, उसके बात करने का तरीका क्या है, वो प्लानिंग कैसे करता है, तो आप उसको देखते हैं और उसकी एक्टिविटीज अपने पर्सनैलिटी में मिरर करते हैं, ठीक है, वैसे ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं। दैट इज व्हाट इज मिररिंग। तो मिररिंग का क्या होगा, ट्रेनिंग विद एन एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, ये हो सकता है। ट्रेनिंग विद एन एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव मतलब एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव के साथ ट्रेनिंग होती है कि कोई दूसरा पर्सन जो आप बनना चाहते हैं उसका क्या पर्सपेक्टिव है, ठीक है, हो सकता है बिल्कुल। मोनोड्रामा में क्या होता है, मोनोड्रामा तो एक तरह का रोल प्ले होता है जिसमें कि यस वन सेकेंड, नहीं, मोनोड्रामा का रोल प्ले नहीं होगा, रोल प्ले स्ट्रक्चर्ड रोल प्लेइंग का होगा। बचा कौन सा है, हाँ स्ट्रक्चर रोल प्लेइंग का ये होगा। मोनोड्रामा का एक्चुअली हो जाएगा इंसाइट इनटू अ गिवन इंटरेक्शन, ठीक है, इंसाइट इनटू अ गिवन इंटरेक्शन। पॉइंट नंबर 4 होगा हमारा आंसर, ठीक है। आप इससे देखिए ए का 6 है, ओके। स्ट्रेटेजिक प्लानर का 4 है, गेम्स टू टेस्ट एबिलिटी टू प्लान अहेड, यहाँ तक हो गया था। रोल रिवर्सल का होगा एक्सरसाइज टू टीच प्लूरैलिटी ऑफ व्यूज। हम देखते हैं कि अलग अलग व्यूज हैं तो क्यों हैं, कैसे हैं, वो सारा समझते हैं। मिररिंग मतलब ट्रेनिंग विद एन एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, राइट, एक्सटर्नल किसी दूसरे इंसान का हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बिहेवियर एंड उसका डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर मोनोड्रामा में क्या होता है, इंसाइट इनटू अ गिवन इंटरेक्शन। मोनोड्रामा में इंसाइट इनटू अ गिवन इंटरेक्शन कैसे हुआ, तो मोनोड्रामा में क्या होता है कि हम एक ही पर्सन होता है, एक ही पर्सन इनेक्ट करता है, कभी वो लो लेवल पे जाके, कभी टॉप लेवल पे जाके, कभी मिडिल लेवल पे जाके, तो तीनों लेवल पे जाकर के वो देखता है कि हर कोई कैसे 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 काम कर रहा है, कैसे कैसे इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक है। तो मोनोड्रामा में एक ही पर्सन जो रहता है वो इंटरेक्ट करता है अलग अलग लेवल पे, तो दैट इज इंसाइट इनटू अ गिवन इंटरेक्शन, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर रोल प्लेइंग मतलब रोल प्लेइंग विद प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है।
तो पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा हमारा आंसर, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स अबाउट मोटिवेशन, कौन सा मोटिवेशन के लिए सही है और कौन सा मोटिवेशन के लिए गलत है, बताना है। कंटेंट थ्योरीज एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इनर नीड एंड मोटिवेशन, बिल्कुल सही है। कंटेंट थ्योरीज मतलब नीड बेस्ड थ्योरीज, उसमें क्या क्या आ जाएगा, मॉस्लो लॉ आ जाएगा, उसके बाद हर्टबर्ग थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आ जाएगा, मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई आ जाएगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें इनर नीड ऑफ मोटिवेशन के बारे में बताते हैं, ठीक है। ईआरजी थ्योरी आ जाएगी जो इनर नीड के बारे में बताती है, एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेडनेस नीड, ग्रोथ नीड, ये सारे क्या होते हैं, किसी भी पर्सन की इनर नीड होती है। मॉस्लो में हमने देखा सोशल नीड, एस्टीम नीड, सिक्योरिटी नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, वो सारी इनर नीड होती है, बिल्कुल सही है। प्रोसेस थ्योरी अज्यूम दैट ऑल एम्प्लॉइज एंड सिचुएशन आर अलाइक एंड देयर इज वन बेस्ट वे टू मोटिवेट ऑल एम्प्लॉइज, बिल्कुल गलत। प्रोसेस थ्योरी जो होती है, प्रोसेस थ्योरी में क्या आ जाता है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आ गया, फिर इक्विटी थ्योरी आ गया। तो वो सारा कुछ ऐसा बताती है क्या कि देयर इज ओनली वन वे टू मोटिवेट ऑल एम्प्लॉइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट डज नॉट अज्यूम दैट ऑल एम्प्लॉइज एंड सिचुएशन आर अलाइक, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी अज्यूम नहीं होता है। इट डिपेंड्स, ठीक है, इट डिपेंड्स कोई कैसा है, ये गलत हो जाएगा। तो कंटेंट थ्योरी व्यू मोटिवेशन एज एन इंडिविजुअल डिसीजंस टू एक्ट सो एज टू पुट फोर्थ सेम गिवन लेवल ऑफ एफर्ट, ठीक है। तो जो कंटेंट थ्योरी बताती है कि मोटिवेशन जो होता है वो एक इंडिविजुअल का डिसीजन होता है कि एक्ट कैसे करना है, एंड ही पुट फॉरवर्ड सेम गिवन लेवल ऑफ एफर्ट। तो ये भी इनफैक्ट गलत है। जो कंटेंट थ्योरी क्या बताती है, कंटेंट थ्योरी में हमारे पास फॉर एग्जांपल थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई है, ठीक है। तो और हमारे पास क्या है, हमारे पास हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी ले लेते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिसीजन टू एक्ट नहीं होता। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे डिससेटिस्फायर है, ठीक है, आपको ठीक से पे नहीं मिल रहा है, आपको फ्रिंज बेनिफिट नहीं मिल रहा है, आपके इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छे नहीं मिल रहे हैं, आपको अपनी जॉब में आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो आपका मोटिवेशन जो है वो आप पे डिसाइड नहीं कर रहा है। आपका जो मोटिवेशन है वो डिससेटिस्फायर पे डिसाइड कर रहा है, जो कि आपके जॉब की कंडीशन है, आपकी जॉब की वर्किंग है। तो दैट इज नॉट एन इंडिविजुअल डिसीजन। So content theories view motivation as individual decision also, and also that is also the situation where that individual is working, ठीक है, और उसी के हिसाब से उसका मोटिवेशन लेवल डिसाइड होता है, राइट। तो हमारा पॉइंट नंबर सी भी गलत है और बी भी गलत है, ओनली ए इज ट्रू, ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मिन्सबर्ग वाज द फर्स्ट पर्सन, मिन्सबर्ग जो थे वो थे पहले पर्सन टू, yeah, once again yes, Mintzberg was the first person to use and elaborate the term managerial roles, okay, ये तो आपको पता ही है। the roles fall under three group, interpersonal, informational और decisional। तो आपको मैच करना है कि कौन सा इंटरपर्सनल है, कौन सा डिसीजनल है और कौन सा इंफॉर्मेशनल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिगर हेड। फिगर हेड किस में आता है, फिगर हेड आता है इंटरपर्सनल में, ओके। उसके बाद नेगोशिएटर, नेगोशिएटर किस में आता है, डिसीजनल में, और मॉनिटर, मॉनिटर किस में आता है, इंफॉर्मेशनल में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर डी, ठीक है। डिसीजनल में क्या क्या आता है बताइए, डिसीजनल में आता है हमारा डिस्टर्बेंस हैंडलर, ठीक है, डिस्टर्बेंस हैंडलर आता है। उसके बाद नेगोशिएटर हमने देखा, फिर एंटरप्रेन्योर आता है ना, एंटरप्रेन्योर आता है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद रिसोर्स एलोकेटर आता है, और क्या आता है, नेगोशिएटर आता है। तो 4 होते हैं इसमें, ठीक है, इसमें 4 होते हैं। और इंटरपर्सनल नोट्स में क्या आता है, इंटरपर्सनल में आता है L स्क्वायर एफ, L स्क्वायर एफ है जो कि है लीडरशिप, लाइसन एंड फिगर हेड, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशनल में क्या आता है, इंफॉर्मेशनल में आता है MSD आता है, MSD आता है महेंद्र सिंह धोनी, जो कि है मेंटर, डिसेमिनेटर और स्पोक पर्सन, मेंटर, स्पोक पर्सन और डिसेमिनेटर, ठीक है, राइट।
ओके, इससे हमेशा हर बार ही क्वेश्चन आता है कुछ ना कुछ यूजीसी नेट में, तो इतना तो आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, ठीक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल थ्योरीज, सक्सेस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्क्राइबेबल बिहेवियर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बता रहा है, कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक। तो 17 का पॉइंट नंबर ए तो सही लग रहा है, ठीक। बिहेवियरल थ्योरीज क्या बताती है कि सक्सेस कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ डिस्क्राइबेबल बिहेवियर। बिहेवियरल थ्योरी तो यही बताती है ना कि अगर आप सक्सीड होगे तो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा, राइट। बिहेवियरल थ्योरीज है तो यही बताएगी, ठीक। बिहेवियरल थ्योरी क्या क्या बताती है, मिशिगन स्टडीज हमारी बिहेवियर थ्योरी में आती है, ठीक है। कंटिंजेंट और ओहायो स्टडीज जो है वो भी हमारी बिहेवियर थ्योरीज में आती है, ओहायो स्टडीज में, जिसमें कि इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर बिहेवियर और कंसिडरेशन बिहेवियर के बारे में दिया हुआ रहता है, तो उसमें हमें बिहेवियर में पता चलता है, बिल्कुल पता चलता है, तो ये तो सही है, ठीक। अकॉर्डिंग टू ट्रेड थ्योरीज, पीपल आर नॉट बोर्न विद सर्टेन इनहेरिटेड ट्रेड्स, बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट ट्रेड थ्योरी यही बताती है कि जो लोगों के पास लीडरशिप क्वालिटी होती है वो ऑलरेडी लीडरशिप ट्रेड्स के साथ बॉर्न होते हैं, ठीक है। तो जो लीडरशिप जो लोगों के पास लीडरशिप होता है वो नेचुरली वो उनकी पर्सनैलिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। फिर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन्वॉल्व देयर पीपल इन डिसीजन मेकिंग, ये तो आपको पता ही है, ये सही होगा, ठीक है। और पॉइंट नंबर डी, अकॉर्डिंग टू फिल्डर रिलेशनशिप, पावर एंड टास्क स्ट्रक्चर आर नॉट द की फैक्टर्स दैट ड्राइव इफेक्टिव लीडरशिप, ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। फिल्डर ने क्या कहा था, फिल्डर ने कॉन्टिजेंसी थ्योरी के बारे में बताया था, और ये बताया था कि कोई भी लीडर का टेंडेंसी कि वो टास्क ओरिएंटेड है या रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, ये कांस्टेंट रहता है। फिल्डर ने क्या बताया था, कोई भी लीडर या तो टास्क ओरिएंटेड रह सकता है या तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड रहता है, और वो जितना टास्क ओरिएंटेड रहेगा और जितना रिलेशनशिप ओरिएंटेड रहेगा ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है लीडर मेंबर रिलेशनशिप पे, टास्क स्ट्रक्चर पे और पावर पे, ठीक है। लीडर मेंबर रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, पावर पे डिपेंड करता है और टास्क स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आर नॉट द की लिखा हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड सी। यहाँ पे पूछ रहा है विच आर नॉट ट्रू, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी एंड डी, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग सेड देयर आर 3 बेसिक नीड्स दैट पीपल हैव। देखिए यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो आप ध्यान से देखिए। शूज डब्ल्यूसी ने कॉन्सेप्ट दिया था, उसका नाम था फीरो थ्योरी। क्या नाम था, फीरो थ्योरी। फीरो थ्योरी मतलब फंडामेंटल, आप अभी नोट कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि फीरो थ्योरी से एक बार और क्वेश्चन आया हुआ है आई थिंक 2018 में, ठीक है। तो अभी 2021 में फिर से आएगा, पक्का आएगा इस थ्योरी से क्वेश्चन, आई एम गारंटिंग। फंडामेंटल इंटरपर्सनल रिलेशन ओरिएंटेशन, इंटरपर्सनल रिलेशन ओरिएंटेशन, ठीक है, ये होता है फिरो थ्योरी। और फिरो थ्योरी किसने दी थी, शूल्स ने दी थी। और फिरो थ्योरी में उन्होंने ये बताया था कि जो कोई भी इंटरैक्ट करता है ना, कोई भी ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट करता है, या कोई भी ह्यूमन बीइंग की जो इंटरैक्शनल नीड्स होती हैं, ठीक है, हम किसी भी लोग से बात करते हैं या हम हमारे आसपास कौन हो कौन नहीं, हम किससे बात करना चाहते हैं, हमारी सराउंडिंग में कौन हो, वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है, अफेक्शन, कंट्रोल और इंक्लूशन। इंक्लूशन को हम कभी कभी क्या कहते हैं, लाइकेबल भी कहते हैं, लाइकेबलनेस, ठीक है। तो ये 3 चीजें होती हैं, अफेक्शन, टू गिव एंड रिसीव अफेक्शन, हम कितना अफेक्शन देते हैं कितना नहीं देते हैं, इस पर डिपेंड करता है हमारा इंटरेक्शन कैसा है। कंट्रोल, हम कितना कंट्रोल हो सकते हैं लोगों से और खुद को कितना कंट्रोल करते हैं, और हम कितना इंक्लूड होते हैं, हम सोशली कितने एक्टिव हैं, द नीड टू सोशलाइज एंड इंटरेक्ट विद पीपल। इन तीनों से डिपेंड करता है कि हमारा लोगों से, हमारा दुनिया से इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है, हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हमारा क्या नीड है इंटरेक्शन का। ये फिरो थ्योरी बताया, फिरो थ्योरी में दिया हुआ है, और ये बताया था किसने, शुट्ज ने, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। OB has been influenced by which of the following trends, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है ये किससे इन्फ्लुएंस हुआ है, ठीक है।
तो सिस्टम अप्रोच, ओबी का सिस्टम अप्रोच एक सिस्टम है हमारा। सिस्टम में क्या होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है। तो ओबी को भी वैसे ही व्यू किया गया है, ठीक है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग के थ्रू। सोशियो टेक्निकल सिस्टम अप्रोच बिल्कुल सही है। कॉन्टिजेंसी अप्रोच भी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, इंटरेक्शनल अप्रोच भी है। तो सारे जो भी जितने भी बॉडीज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, सबको आपस में इंटरेक्ट करना है टू अचीव गोल्स। कॉन्टिजेंसी अप्रोच, सब सारी बॉडीज आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहती है। तो सारा ही इनफैक्ट बिल्कुल सही है, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजेशन इज चेंजिंग वेरी फास्ट। लॉलर एक हमारे थिंकर है, लॉलर कॉन्ट्रास्टेड द ओल्ड लॉजिक विथ न्यू लॉजिक। देखिए मैं आपको अभी एक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, बहुत जरूरी है और एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो लॉलर ने बताया कि ओल्ड लॉजिक क्या क्या है और न्यू लॉजिक क्या क्या है, ठीक है। और बस सेम जो उन्होंने बताया था उसी पे डायरेक्ट ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉलर प्रोपोजिशन और न्यू लॉजिक। तो बताया जा रहा है कि लॉलर प्रोपोजिशन या न्यू लॉजिक के बारे में क्या क्या प्रोपोजिशन दिया था। देखिए तो लॉलर ने बोला था, क्या बोला था कि ब्यूरोक्रेसी इज द मोस्ट इफेक्टिव सोर्स ऑफ कंट्रोल। ये ओल्ड है, दिस इज व्हाट, दिस इज ओल्ड। ओल्ड में किसकी बात की जा रही है, पहला पॉइंट, ओल्ड में ब्यूरोक्रेसी की बात की जा रही है, ठीक है। और न्यू में बात की जा रही है, न्यू में बात की जा रही है इन्वॉल्वमेंट की। न्यू में देखिए जो न्यू थ्योरी है ना, न्यू थ्योरी बोलती है इन्वॉल्वमेंट इज द इफेक्टिव सोर्स ऑफ कंट्रोल, और ओल्ड थ्योरी बताती है ब्यूरोक्रेसी इज द इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोल। तो ये हो गया ओल्ड, ठीक है। तो लैटरल प्रोसेसेस आर की टू ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ये बताता है न्यू, न्यू थ्योरी बताती है लैटरल के बारे में, ठीक है, ठीक है। और ओल्ड थ्योरी क्या बताती है, हायरार्किकल के बारे में, हायरार्किकल के बारे में। सेम सेंटेंस है, सेंटेंस यही है, ठीक है, सेम सेंटेंस है। हायरार्किकल प्रोसेस आर द की टू ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ये ओल्ड का है, और न्यू का है लैटरल प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट, टॉप मैनेजमेंट एंड टेक्निकल एक्सपर्ट्स ऐड मोस्ट ऑफ द वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या है, ये ओल्ड का है, ओल्ड का है, ठीक है। ओल्ड बताती है टॉप मैनेजमेंट के बारे में, और जो न्यू बताती है किसके बारे में, ऑल एम्प्लॉइज एड मोस्ट ऑफ द वैल्यू, ठीक है, ओके। ये हो गया चौथा, ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिजाइन्ड अराउंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हाँ, अराउंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये जो है ये किसका है, यस, 1 सेकेंड फ्रेंड्स। ये भी न्यू का है, ठीक है। ओल्ड प्रोडक्ट बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिजाइन्ड अराउंड फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिजाइन्ड अराउंड फंक्शन, ये बताती है ओल्ड थ्योरी। और न्यू थ्योरी बताती है ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिजाइन्ड अराउंड प्रोडक्ट। प्लीज नोट करते जाइए, ये सारा इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में। सेंटेंस यही है, सारे सेंटेंस यही है, बस फंक्शन की जगह प्रोडक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्टिव लीडरशिप इज द की टू ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ये न्यू थ्योरी बताती है। ऑर्गेनाइजेशन इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ एडवांटेज, ये ओल्ड थ्योरी बताती है, ठीक है, ओके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, न्यू थ्योरी के बारे में बताना है, तो न्यू है बी, डी और ई, पॉइंट नंबर 2। बिल्कुल इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ये जो मैंने टेबल बनाया है, ये टेबल याद कर लीजिए, चारों पॉइंट, ठीक है, राइट, ओके। नेक्स्ट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21, द मार्केटिंग थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग वाज गिवन बाय। तो मार्केटिंग थ्योरी कलेक्टिव बार्गेनिंग की किसने दी थी, चैम्बरलिन ने दी थी, ठीक है, चैम्बरलिन ने क्या बताया था कि मार्केटिंग थ्योरी के बारे में क्या बताया था, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक्चुअली होती है, वो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बना देना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बना देना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लेबर, कि लेबर जो वर्कर है कितना लेबर करेगा, कितना लेबर कंट्रीब्यूट करेगा, कितना नहीं, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए। ये बताता है मार्केटिंग थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग व्हिच वाज गिवन बाय चैम्बरलिन एंड J.W. कॉर्न, ओके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हु स्टार्टेड पब्लिकेशन ऑफ इंग्लिश वीकली कॉल्ड सोशलिस्ट इन 1923। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ऐसे डेंच, ठीक है। और एक वीकली था कौन सा, जनवानी, जनवानी किसने शुरू की थी, मोहम्मद मुजफ्फर अहमद ने जनवानी शुरू की थी, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू हूम ट्रेड यूनियनिज्म इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर रिवॉल्यूशनरी ओवरथ्रो ऑफ द कैपिटलिस्ट ऑर्डर but contrary is a means of equalizing the bargaining power of labor and capital।
इक्वलाइजिंग द बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो लेबर और कैपिटल को जब इक्वलाइज करने की बात की जाती है, ठीक है, तो नाम आता है सिडनी एंड ब्रिटिश-स्विफ्ट का। ठीक है, ठीक है, इसका नाम आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 2। और ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों की थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन चारों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या बताया, कौन सी थ्योरी दी, कौन कौन सा डेफिनेशन दिया है, ये चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिए, हेडिंग दीजिए एक पेज में सेलिक पर्लमैन में, उसका क्या क्या काम है नोट्स बनाइए। एक पेज में हेडिंग दीजिए सिडनी एंड ब्रिटिश-स्विफ्ट, कौन कौन सी बुक लिखी है, उसने क्या क्या काम किया है, कौन कौन सा डेफिनेशन दिया है, सबके बारे में बताइए। कार्ल मार्क्स, फ्रैंक टेनेनबॉम, सबके बारे में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। Which of the following statement related to collective bargaining is not correct? ठीक है, देखते हैं। collective bargaining can take place at industry level, बिल्कुल सही है। can take place at corporate level, बिल्कुल सही है। it can take place at plant level, बिल्कुल सही है। it cannot take place at craft level, गलत। it can take place at craft level also। collective bargaining हर लेवल पर हो सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, right? Okay. Question number 25. Arrange the following development that took place in the trade union movement in India from earliest to latest. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ AITUC। AITUC कब फॉर्म हुआ था? 1920 में। मैं ऑलरेडी ये सारा कुछ करवा चुकी हूँ। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन कब हुआ था? ये जब 1929 में AITUC जब स्प्लिट की थी। AITUC कब स्प्लिट की थी? 1929 में स्प्लिट की थी। ठीक है, वो उसका कौन सा सेशन था? 10th सेशन था। 10th सेशन था AITUC का। ठीक है, और कहाँ पे स्प्लिट हुआ था? नागपुर में स्प्लिट हुआ था। ठीक है, तो AITUC क्या हुई थी? AITUC से एक बॉडी बाइफर्केट हो गई थी, AITUF in 1929, which is what is here formation of Indian Trade Union Federation, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। तो इसका क्या हो जाएगा? 1929। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अब रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब फॉर्म हुई थी? यहाँ से इससे एक बॉडी बाइफर्केट हुई थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। ठीक है, उसके बाद एक और बॉडी फॉर बाइफर्केट हुई, ऑल इंडिया रेड ट्रेड यूनियन, मतलब रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, कब हुई थी? 1931 में। 1931 में रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ऑल इंडिया AITUC बनी थी। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा 1931 में। तो AITUC से ही ये निकला है 1929 में, और AITUC से ही ये निकला है 1931 में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ABC। Yeah. So that's it for today, friends. 25 questions for today, and next day we are going to solve the next 25 questions.